चलो, तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया ओस्मो रेगुलेशन, क्लियर है। ओस्मो रेगुलेशन में लास्ट स्पेशल ऑर्गेनिज्म की बात की थी, कैंगरू रैट की, समझ गए। चलो अब उससे आगे बात करते हैं। तो कुछ और स्पेशल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे है हमारी कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज एंड एक अपना जहाज है भाई, कैमली, यानी ऊंट, कैमल गधो। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स है और इन्हें स्पेशल क्यों कहा है। अब देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं भी, अपनी बॉडी से यूरिया निकालने की कोशिश करते हैं जितना निकाला जाए, है ना, समझ रहे हो। एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने की ट्राई करते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट के एक टाइप को, यूरिया को अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करके रखते हैं, कुछ परसेंट स्टोर करके रखते हैं, कुछ अमाउंट को। क्यों? ताकि उससे रेगुलेशन कर सके। अब कैसे रेगुलेशन होगी भाई, किसकी रेगुलेशन कर सके? ओस्मो रेगुलेशन कर सके। ओस्मो रेगुलेशन कैसे होगी? तो ओस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाए। ओस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन होगी? अबे ओस्मोलैरिटी क्या होती है? वाटर साल्ट बैलेंस, और यूरिया भी तो एक साल्ट ही है, और साल्ट नहीं। तो इससे काम चला लो, पानी कितना ही गंदा हो आग तो बुझा ही देगा, समझ रहे हो। तो आफ्टर ऑल है तो साल्ट ही, इसको स्टोर करके रखते हैं, समझ रहे हो, कुछ अमाउंट को, ताकि वाटर साल्ट बैलेंस बना रहे। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, accumulate some amount of urea, some amount of urea in their body fluids, in their body for osmoregulation, osmoregulation के लिए यूरिया की कुछ अमाउंट अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, एक्यूमुलेट करके रखते हैं, इसलिए ये स्पेशल है। तो देखो, हम लोगों ने बात की साल्मन निल्सा क्यों स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? माइग्रेटरी होने के साथ साथ जब वो मराइन हैबिटेट में चली जाती है, साल्ट बॉडी में बढ़ने लगते हैं, तो उनकी गिल मेम्ब्रेन स्पेशल स्ट्रक्चर है जो आयंस या साल्ट्स को एक्सपेल करेगी, समझ रहे हो। जबकि गिल्स यूज होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए वो स्पेशल ऑर्गेनिज्म में रखी गई। कैंगरू रैट अपने कुछ खास कैरेक्टर्स की वजह से स्पेशल है, और कैमल कार्टिलेजिनस फिश यूरिया स्टोर करते हैं कुछ अमाउंट में, इसलिए स्पेशल है, समझ रहे हो। चलो, ये बात थी कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस फिशेज का मतलब होता है कि भाई ये एक कैटेगरी है ट्रू फिशेज की, जिसमें फिश का एंडोस्केलेटन जो होता है ना, वो कार्टिलेज का बना होगा। जैसे अपना एंडोस्केलेटन बोन्स का है, ऐसे उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होगा, तो कार्टिलेजिनस फिश, क्लियर है। और ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में मिलती है, मतलब मराइन हैबिटेट में मिलती है, क्लियर है, ऐसी फिशेस। तो ये है। अब बात करते हैं, यहां कंप्लीट होती है अपनी ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं पर्टिकुलर सेकंड फंक्शन, या फिर सेकंड जो हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी फंक्शन है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ओस्मो रेगुलेशन। प्राइमरी फंक्शन था एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन पे आते हैं। हम लोगों ने क्या कहा था भाई, क्या एक्सक्रीट किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वेस्ट का एक टाइप है नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये एक्सक्रीट किया जाता है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट किया जाता है। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट, हम लोगों ने कहा वेस्ट दो तरह के होते हैं, नाइट्रोजिनस, नॉन नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस एक्सक्रीट होता है, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट कितने टाइप का होता है, अगर हम फर्दर डिटेल में जाएं तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं अपन, क्लियर है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप, क्लियर है। तो देखो, फर्स्ट टाइप नाइट्रोजिनस वेस्ट का फर्स्ट टाइप है अमोनिया। नाइट्रोजनस वेस्ट का फर्स्ट टाइप है अमोनिया, क्लियर है। सेकंड टाइप है यूरिया, और थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड, क्लियर है। तीन तरह का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। अब देखो, अमोनिया किस तरह से होता है, क्या केमिकल नेचर होता है, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3, या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में NH4+ की फॉर्म में होता है। जबकि यूरिया ये अमोनिया से ही बना हुआ साल्ट है, NH2CO NH2। कैसे बना भाई, दो वेस्ट मटेरियल थे, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन,
समझ रहे हो? सॉरी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही बात है। दोस्त का दोस्त दोस्त है, या दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, जीभ लड़खड़ा गई। छोड़ो, अब बात करते हैं भी यहाँ मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। तो समझो ये कैसे बना है, ये यूरिया कैसे बना है, NH2CO NH2 कैसे बना है। यहाँ दो मॉलिक्यूल यूज हुए हैं अमोनिया के, और एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी वेस्ट मटेरियल, ये भी वेस्ट मटेरियल, बॉडी को दोनों को ही निकालना है। अबे ये तो आसानी से निकल जाए, ये ना निकले हमारी औकात नहीं है इसे निकालने की। तो भाई दोनों को मिला के कुछ ऐसा बना दो जो हम निकाल सके, हमारी औकात हो, तो वो बनता है यूरिया। कैसे बनता है? तो देखो दो NH3 मॉलिक्यूल है, NHHH, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां क्या है सॉरी ये बॉन्ड नहीं है, यहां फिर 3 अमोनिया है, सॉरी 3 हाइड्रोजन है अमोनिया के पास, H। तो देखो क्या होता है यहां, अब ये कंपाउंड जुड़ेगा, जैसे ये अमोनिया मॉलिक्यूल, ये अमोनिया मॉलिक्यूल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन को क्यों अंदर ले लिया बे, ये अमोनिया मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो यहाँ हमें इन तीनों से एक कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, जो सबसे इजीली निकाला जा सके ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है। यहाँ इजीली प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले ये वो हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा और इस साइड वाली हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो ये निकल जाएगा पानी, यानी H2O निकल गया। H2O निकल गया तो इसके पास क्या बचा, NH2, और बीच में CONH2, क्लियर है। इस तरह से यूरिया बनती है। ये जस्ट एक तरह से तुम लोग कह सकते हो बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन था। समझ गए, समझ आया। बाकी इसके बनने की एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते, थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, क्लियर है। अब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या होता है, तो यूरिक एसिड को अगर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना हो, ये है 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन, 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन है, क्लियर है। अब भाई ये 3 अलग अलग तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। अब बात करें इन नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, समझ रहे हो। इन तीनों अलग अलग कैटेगरी के नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर एक्सक्रीट किया जाए, उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, उस टाइप की एक्सक्रीशन को क्या कहेंगे। तो देखो जब अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है इसे कहते हैं अमोनोटेलिज्म, क्लियर है। जब यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है इसे कहते हैं यूरियोटेलिज्म, और जब यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है इसे बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, क्लियर है। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, 3 तरह के अलग अलग मैकेनिज्म हैं, समझ रहे हो। ये क्या है, ये है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अलग अलग टाइप के, क्लियर है। अब ये मैकेनिज्म किन में चलते हैं, किन किन ऑर्गेनिजम्स में चलते हैं, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिज्म करेंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिज्म करेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिज्म शो करेंगे। तो देखो अब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो अमोनोटेलिज्म शो करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। जो यूरियोटेलिज्म शो करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक, क्लियर है। ये हैं ऑर्गेनिजम्स, क्लियर हो गया, समझ रहे हो। टेलिज्म है मैकेनिज्म, टेलिक है ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो, क्लियर हो गया ना। यानी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरिया बन करके एक्सक्रीट की जाए वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक होगा और वो मैकेनिज्म यूरियोटेलिज्म होगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, भाई 3 अलग अलग कैटेगरी के क्यों बनाए गए नाइट्रोजनस वेस्ट, ये बनाए गए इनकी टॉक्सिसिटी के बेस पे, यानी कौन सा मटेरियल कितना टॉक्सिक है, टॉक्सिक यानी पॉइजनस है अगर स्टोर किया जाए तो बात करें अमोनिया की, ये हाईली टॉक्सिक मटेरियल है,
हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, क्लियर है। जबकि इसके कंपैरिजन में यूरिया लेस टॉक्सिक है, इसके कंपैरिजन में यूरिया लेस टॉक्सिक है। और अगर हम बात करें इन दोनों के कंपैरिजन में यूरिक एसिड, ये कहता है ना रे आपने तो औकात ही को नहीं, लीस्ट टॉक्सिक है, टॉक्सिक है ही नहीं, ये कर सा जहरी लाओगे, वो वाली बात है, लिस्ट टॉक्सिक है। ये हम लोगों ने क्या देखा, इन तीनों कंपाउंड्स की टॉक्सिसिटी, क्लियर है, समझ गए। तो इनको डिफरेंशिएट किया गया है टॉक्सिसिटी के बेस पे, हाई लेस लिस्ट, क्लियर है। चलो तो अब बात आती है भाई ये टॉक्सिसिटी कैसे पता चलती है हमें, ये टॉक्सिसिटी पता कैसे चलती है और इस टॉक्सिसिटी का इफेक्ट कैसे आता है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्सिसिटी का इफेक्ट कैसे आता है ये देखते हैं अपन, समझ रहे हो। तो देखो ये हो गया, चलो तो अब अपन बात करते हैं कि भाई इस टॉक्सिसिटी का इफेक्ट कैसे आता है और हमें पता कैसे चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कि भाई अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, तो भाई ये हाईली टॉक्सिक है तो क्या हो जाएगा, मतलब पॉइजनस है ज्यादा, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे और क्या मतलब कंसिक्वेंसेस होंगी। तो हाईली टॉक्सिक होने के कारण अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, और वो हम कैसे दिखाते हैं कि भाई 1 ग्राम अमोनिया को चाहिए तकरीबन 500 ml वाटर, क्लियर है। 1 ग्राम अमोनिया लिख लो यहाँ, 1 ग्राम NH3 को चाहिए 500 ग्राम 500 ml वाटर, ठीक है, यानी 1 ग्राम को आधा लीटर पानी चाहिए, जबकि हम लोग तो तकरीबन 1.5-2 किलो के करीब निकाल के आते हैं सुबह सुबह, समझ रहे हो। तो भी 1 ग्राम के लिए आधा लीटर चाहिए, 2 ग्राम के लिए लीटर चाहिए, समझ रहे हो। 20 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, जब 2 ग्राम के लिए लीटर चाहिए गधो, 20 ग्राम के लिए 10 लीटर, 200 ग्राम के लिए 100 लीटर, 2000 ग्राम के लिए 1000 लीटर। अब समझो, अब समझो, इस चीज को रिलेट करो भाई। 2000 ग्राम यानी 2 किलो तुम लोग अमोनिया अगर निकाल के आओ, जैसे सुबह सुबह निकाल के आते हो, मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लेट कर लेते हैं, तो भी हमें 1000 लीटर वाटर चाहिए। अपने घरों पे जो टंकी लगी होती है ना, वो 1000 लीटर की नहीं होती, 500 लीटर की रखते हैं, ठीक है, कोई कोई 1000 लीटर की रख लेता है। तो क्या इतनी बड़ी टंकी खुद से बाईपास कर लोगे क्या, एक साइड से पाइप घुसाओ दूसरी साइड से निकाल दोगे, ऐसा करोगे, नहीं कर सकते। इसीलिए ये हमारी औकात से बाहर है, इसीलिए हमारे अंदर अमोनिया एक्सक्रीट नहीं किया जाता, समझ रहे हो। इसके कंपैरिजन में यूरिया लेस टॉक्सिक था, कैसे इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कम होने से इफेक्ट पड़ा कि भाई इसके 1 ग्राम को, 1 ग्राम यूरिया को चाहिए 50 ml वाटर, ये ज्यादा नहीं है, इतना तो हम जुगाड़ कर सकते हैं, है ना। यानी 2 ग्राम को 100 ml चाहिए, तो 200 ग्राम को कितना चाहिएगा, 1 लीटर, 1000 ml, इतना जुगाड़ कर सकते हैं ना। तो ये है, ये हमारी औकात में है, यूरिया को 50 ml ही चाहिए 1 ग्राम यूरिया को। अब बात करें भाई जो कहता है कि मैं तो जहरीला ही नहीं हूं, मेरी तो टॉक्सिसिटी कतई ना के बराबर है, कतई जहर गिरी हुई है मेरी तो देखो इसके 1 ग्राम को कितना चाहिए। अब इसी ट्रेंड से चले तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को तकरीबन 5 ml वाटर चाहिए होगा, और 5 ml ना के बराबर होता है, यानी नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, क्लियर है, समझ गए। ये ट्रेंड है, 1 ग्राम अमोनिया को 500 ml, 1 ग्राम यूरिया को 50 ml, 1 ग्राम और यूरिक एसिड को ना के बराबर नेग्लिजिबल चाहिए, वाटर चाहिए ही नहीं है मान लो, ठीक है। तो कतई सूखे दगड़ पत्थर बाटे भगाते हैं जिनके अंदर यूरिकोटेलिज्म होता है, अबे पानी है ही नहीं ना, पानी तो चाहिए ही नहीं, तो कतई सूखे सूखे से पत्थर से घेरेंगे, समझ रहे हो। चलो अब बात करें नेक्स्ट,
क्लियर है? ये तो इनकी टॉक्सिसिटी की बात होगी, इनके कैरेक्टर्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनोटेलिक होते हैं, कौन से हैं जो यूरियोटेलिक होते हैं, कौन से हैं जो यूरिकोटेलिक होते हैं। क्लियर है? चलो अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में भाई ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास पानी बहुत ज्यादा होता है। पानी किनके पास बहुत ज्यादा होता है? जो पानी में रहते हैं। तो यहां सबसे पहले आएंगे एग्जांपल में एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स, समझ रहे हो? फिर आएंगे उसी एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स की एक कैटेगरी है इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अलग से लिखवा रहा हूं, ध्यान देना, पता चलेगा क्यों लिखवा रहा हूं। और एग्जाम्पल क्या आएंगे? तो और यहां एग्जाम्पल होता है जैसे अर्थवर्म है, केंचुआ बोलते हो जैसे, और यहां एग्जाम्पल होगा कॉकरोच। क्लियर है? और यहां एग्जाम्पल होगा टेडपोल लार्वा। क्लियर है? ये एग्जाम्पल होंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के। अगर बात करें एग्जाम्पल्स यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की, तो भाई यहां हम आएंगे सबसे पहले, तो अगर बात की जाए हम आएंगे, मतलब सबसे पहला एग्जाम्पल है मैमल्स। अब यहां एक बात आती है भाई, कुछ मैमल्स ऐसे भी तो हैं जो एक्वेटिक नेचर के हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है? जिसके पास सब कुछ बड़ा बड़ा है, व्हेल। ठीक है? तो ये ऑर्गेनिज्म भी यूरियोटेलिक होगा। और बात करें तो यहां आता है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिशेज। अभी भी बात करके आए हैं ना कि भाई कार्टिलेजिनस फिश अपने अंदर यूरिया अक्यूमुलेट करके रखती है। अबे ऊपर लिख रखा है, अभी भी देख लो, फूटे हुए आंखों के। ठीक है? मतलब इनके अंदर यूरिया होता है, यूरिया मतलब यूरियोटेलिक है। चलो और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग, मेंढक, डड्डर बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। ठीक है? ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल आएगा एक अर्थवर्म। अबे कंफ्यूज मत हो जाना, यहां भी एग्जाम्पल है अर्थवर्म और वहां भी एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ये टेडपोल लार्वा फ्रॉग का था और खुद फ्रॉग यहाँ एग्जाम्पल है। मतलब टेडपोल होता है तब तक अमीनो एसिड एक्सक्रीट करता है, समझ रहे हो? अमोनिया एक्सक्रीट करता है। क्लियर? अमोनोटेलिक है, यहाँ आकर के यूरियोटेलिक हो जाएगा जब इसकी डेवलपमेंट होगी, फ्रॉग बनेगा अडल्ट। अगर बात करें यूरिक एसिड वाले एग्जांपल्स की, यानी यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स की, तो देखो यूरिकोटेलिज्म के एग्जांपल कौन कौन होंगे। यहां एग्जांपल आता है सबसे पहले बर्ड्स। क्लियर है? बर्ड्स यूरिकोटेलिक होती हैं। फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स सांप, टिपिकली ये सारे यूरिकोटेलिक हैं। फिर इंसेक्ट्स, ये भी यूरिकोटेलिक है। अब इंसेक्ट्स की बात यहाँ की, तो यहाँ क्या लिखा था? अबे ध्यान दो, एक्वेटिक है, एक्वेटिक। यहाँ इंसेक्ट होंगे टेरेस्ट्रियल, समझ रहे हो? और एग्जाम्पल होता है स्नेल्स। स्नेल भी कौन सी है? अब स्नेल तो एक्वेटिक है ना? नहीं, इंसेक्ट की तरह स्नेल भी लैंड पे रहती हैं कुछ, तो लैंड स्नेल्स, समझ रहे हो? लैंड स्नेल्स, ये एग्जांपल्स हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स, व्हेल, कार्टिलेजिनस फिशेज, फ्रॉग एंड अर्थवर्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, aquatic animals, aquatic insects, earthworm, crocodile, tadpole larva, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ये एग्जांपल है अलग अलग कैटेगरी के, याद रखना है। यहाँ कंट्रोवर्सी हुई है एक जगह, अगर ध्यान दिया हो तो, अर्थवर्म अमोनोटेलिक भी और अर्थवर्म यूरियोटेलिक भी। तो ये भाई गोचा घपला क्यों हुआ, ये काला कंडी क्यों हुई? तो ये हम लोग अभी समझते हैं, तुम लोग निपटाओ इसे। फिर हम समझते हैं
कि भाई इस काला कांडी के पीछे किसका हाथ था। हाथ नहीं बे, पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। और किसका? अर्थवर्म का, जिसकी वजह से ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये धोखाधड़ी। चलो, मतलब वो दोनों जगह आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। होना तो नहीं चाहिए था। एक ही तरह के होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, या तो यूरिया ही करे या अमोनिया ही करे। कतई बुड़बक बौखलाया हुआ है, दोनों ही करता है। अबे क्यों करता है ये समझ लो, फिर कहोगे बहुत शाना है ये। कैसे? तो अर्थवर्म में क्या होता है, जो केंचुए होते हैं, पहली बात कहाँ रहते हैं अर्थवर्म? मिट्टी में। और इनकी पास दो कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। दो कंडीशंस क्या कि भाई मिट्टी सूखी भी हो सकती है और मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी भी हो सकता है। सूखी कब होगी? जैसे अब नॉर्मल डेज में है। और बहुत ज्यादा पानी कब होगा? जब बहुत ज्यादा बारिश आएगी या नाली ब्लॉक हो जाएगी, समझ रहे हो, तभी तो सड़कें भरती हैं। पर वो एक लिमिट है। केंचुए सड़क पे नहीं, मिट्टी में होते हैं। तो मिट्टी में पानी कब होगा? जब बारिश होगी, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। तो जब जब बरसात के दिन आते हैं, ये कहता है ओहो मजा ही आ गया। क्यों? अब आप अमोनिया निकाल सा। तो एक तो कंडीशन है रेनी डेज की, रेनी डेज की, और एक कंडीशन है नॉर्मल डेज की। इन नॉर्मल डेज क्या होता है? रेनी डेज और नॉर्मल डेज में क्या डिफरेंस है भाई? रेनी डेज में मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा होगा, इसको पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा पानी मिलेगा। तो ये क्या करता है, इसकी अमोनिया निकालने के लिए जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो ये हो जाता है अमोनोटेलिक, ये हो जाता है अमोनोटेलिक और शो करता है अमोनोटेलिज्म। बट नॉर्मल डेज में जब बरसात के दिन चले जाते हैं, मुलाकात के दिन चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर बेचारा सूखे में पड़ा रहता है। सूखे में पड़ा रहता है और गिले गिले दिनों को याद करता है। गिले गिले दिनों को याद करके यूरिया एक्सक्रीट करता है। कैसे? तो देखो भाई, नॉर्मल डेज में उतना वाटर नहीं मिलता जितना अमोनिया निकालने के लिए सफिशिएंट हो। तो अमोनिया की बजाय इसे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर ये यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो यूरियोटेलिक हो जाता है। नॉर्मल डेज में यूरियोटेलिक और बरसात के दिनों में अमोनिया निकालेंगे, अमोनोटेलिक। समझ रहे हो? क्लियर है? तो भाई यहाँ एक चीज समझने वाली है कि बरसात के दिनों में जब अमोनिया निकाल रहा था, यहाँ नॉर्मल डेज में अमोनिया क्यों नहीं निकला? ये तो चलो समझ गए, वाटर की कमी होगी इसलिए नहीं निकला। बट जब अमोनिया निकाल रहा था तो भाई इसके पास यूरिया बनाने का मैकेनिज्म कैसे आया? ये मैकेनिज्म जैसा अपने अंदर होता है, अपने अंदर कैसे है ऑर्निथिन साइकिल चलती है, कैसे चलती है? लीवर की हेल्प से चलती है। अपने अंदर यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। समझ रहे हो? क्लियर है? तो लीवर में यूरिया फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास तो एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक पार्ट है जो यूरिया बना सके। क्या इसके पास भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है? हाँ कतई होता है, तभी तो बना पा रहा है। समझ रहे हो? तो इसके पास वो स्ट्रक्चर है, कोलेरोगोजन सेल। क्लियर है? कोलेरोगोजन सेल्स, कोलेरोगोजन सेल्स क्या करते हैं? यूरिया फॉर्मेशन करवाते हैं जब बरसात के दिन चले जाते हैं उस वक्त। और ऐसा ही हमारे अंदर कर रहे हैं, सॉरी ऐसा ही हमारे अंदर कर रहा है हमारा लीवर। तो कोलेरोगोजन सेल्स और लीवर एक जैसे स्ट्रक्चर हो गए ना, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर हो गए। बट एक अर्थवर्म का और एक हमारा है। ओरिजिन तो इनका सेम नहीं है बिल्कुल भी, बट फंक्शन सेम है, यूरिया बना रहे हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये एनालोगस ऑर्गन है। मतलब कोलेरोगोजन सेल्स एनालोगस है किसके? एनालोगस टू लिवर। एनालोगस वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें क्या होता है भाई?
ओरिजिन तो डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो, फंक्शन सेम हो। क्लियर है? ये एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। समझ गए? तो कोलेरागोजन सेल्स अर्थवर्म में होते हैं और ये सेल्स एनालोगस हैं लीवर के। क्लियर है भाई? ऐसा क्यों करता है फिर? इसको कोलेरागोजन सेल्स है तो यूरिया एक्सक्रीट कर लेनी चाहिए। कौन सा बरसात के दिनों में इसको चंपा मिलने आती है जो ये अमोनिया से उसको अट्रैक्ट करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब यूरिया बनाते हैं ना ऑर्निथिन साइकिल से, तो हमें इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, समझ रहे हो? यूरिया फॉर्मेशन एटीपी खर्च होती है इसमें, तो इसके अंदर भी होती होगी। इसके अंदर भी जब एनर्जी खर्च होती है तो ये क्या करता है? जब बरसात के दिन आए, पानी ज्यादा हो गया, ये सोचता कौन एनर्जी खर्च करे, क्यों फालतू भसड़ फैलाई, काम बढ़ाओ, बॉडी को कम काम लियो, ज्यादा दिन जियोगा। तो ये क्या करता है? बिना एनर्जी खर्च करने अमोनिया ही एक्सक्रीट कर देता है, क्योंकि पानी तो है ही, बट जब पानी नहीं होता तब इसे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। समझ रहे हो? ये है पॉइंट। तो अर्थवर्म रेनी डेज में मोनोटेलिक और नॉर्मल डेज में यूरियोटेलिक होता है। कोलेरागोजन सेल्स हैं जो लीवर के एनालोगस हैं, ये क्या करते हैं? यूरिया फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए? चलो, ये अपना अर्थवर्म था। ये बातें अर्थवर्म की हुई। तो डाउट था, क्लियर हो गया? तो ये थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, यानी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सक्रीशन इनका और क्या कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को। चलो, ये अलग अलग तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट थे। तो क्या भी वेस्ट इतनी टाइप के होते हैं क्या जो निकलते हैं? नहीं, ये है मेन जो हमें डिस्कस करने हैं। अब इनके सिवाय कुछ और भी टाइप्स हैं, जैसे कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। समझ रहे हो? तो बात करते हैं सम एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो फालतू हैं। ठीक है? मतलब फालतू का मतलब हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते, थोड़े से अलग हैं। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक है, एक तरह से ये समझ लो। ठीक है? तो देखो, इसमें सबसे पहला आता है हिपोरिक एसिड। हिपोरिक एसिड, क्लियर है? ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है गंडकों का, मतलब हमारी भाषा में कहें तो कुत्तेड़ों का, डॉग्स का। क्लियर है? डॉग्स में बनता है हिपोरिक एसिड है। ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड एक स्पेशल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ऑर्निथोरिक, ऑर्निथोरिक एसिड। ऑर्निथोरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बर्ड्स का। नाम याद कर लो, बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, वहीं से वर्ड आया ऑर्निथोरिक एसिड। चलो नेक्स्ट, थर्ड टाइप का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है ग्वेनिन। ग्वेनिन किस में एक्सक्रीट होता है, यानी कौन ग्वेनिन एक्सक्रीट करता है? तो इसका एग्जांपल है हमारी स्पाइडरमैन। क्लियर है? स्पाइडर, मकड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यहां एक्स्ट्रा का मतलब बाहर नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। एक्स्ट्रा का मतलब और, समझ रहे हो? ज्यादा, ये है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्रिएटिन। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्रिएटिन। क्रिएटिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, स्पेशल है, याद रखना, इन प्रेग्नेंट वुमेन, क्लियर, एंड फीटस। प्रेग्नेंट वुमेन और फीटस दोनों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये बनता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फिफ्थ, इसी का भाई क्रिएटिनिन।
ये क्रिएटिन था। अब क्रिएटिनिन की बात है। क्रिएटिनिन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है? भाई ये एक केमिकल कंपाउंड से बनता है। केमिकल कंपाउंड क्या है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ठीक है। और इसके साथ जब एडीपी को रिएक्ट करवाया जाता है, किसकी प्रेजेंस में? क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज की प्रेजेंस में, सीपीकेज, ठीक है। तो क्या करता है सीपीकेज? काइनेज जहां भी आ जाए समझ लेना एटीपी बनेगी यहाँ, ठीक है। किस पे काम करने वाला? क्रिएटिनिन फॉस्फेट पे काम करने वाला काइनेज है। क्या करेगा? यहाँ का फॉस्फेट निकाल के एडीपी को दे देगा। तो क्या बनेगा? एटीपी बन जाएगी और साथ में क्रिएटिनिन निकल जाएगा। क्लियर है? क्रिएटिनिन निकल जाएगा, ये होता है। और ये कहाँ होता है? ये ऐसा मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है हमारी मसल्स में। तो ये एक एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस का वेस्ट मटेरियल है। क्या है? क्रिएटिनिन इन मसल सेल्स या इन मसल्स। क्लियर है? समझ गए? तो ये कुछ स्पेशल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या फिर तुम लोग कहो तो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। ये है। तो भाई जो मेन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो तो रहेंगे, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। मेन नहीं है बट हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर प्रेजेंट तो हैं। समझ गए? चलो ये है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब पॉइंट क्या है कि भाई इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और उन सबको हम लोग कहते हैं कि वो उन ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने के लिए कोई भी ऑर्गन सिस्टम बनता है तो उसमें ऑर्गन्स तो यूज होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन यूज हुए हैं ये देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीटरी organs of different organisms, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो भाई ये वही ट्रेंड है जो हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं। डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या किया था? पूरे एनिमल किंगडम को एक बार के लिए डिस्कस कर लिया था ना, वही हम यहाँ करेंगे। अबे सब जीवों के देखने, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के देखने हैं, तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलेंगे हमें? पूरे एनिमल किंगडम में। तो उसी को सल्टा लेते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं अपन। सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, सेकंड पोरिफेरा, थर्ड सिलेंट्राटा, फोर्थ टिनोफोरा, फिफ्थ प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिक्स्थ एस्केहेल्मिन्थेस, सेवंथ एनिलिडा, एट्थ आर्थ्रोपोडा, नाइन्थ मोलुस्का, टेंथ एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा, 11th हेमिकोडाटा, और 12th हम बाद में डिस्कस करेंगे कोर्डेटा फाइलम। चलो अब जैसे मैंने लिखा वैसे लिखोगे तुम लोग, ठीक है। समझो भाई हम बात कर रहे हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे। तो देखो जो पहले फाइलम है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्राटा और टिनोफोरा, ये ऐसे फाइलम हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं था, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है। क्लियर है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है। तो भाई क्या इनके बॉडी में वेस्ट नहीं बनता? वेस्ट तो बनता है, तो फिर उसको निकालना जरूरी है, एक्सक्रीशन तो जरूरी है।
अब एक्सक्रीशन कैसे करते हैं ये लोग, ये ऑर्गेनिजम्स इन चारों फाइलम के, तो ध्यान देना इन फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होती है बाय जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से होती है एक्सक्रीशन। क्लियर है? चलो प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस ऐसा फाइलम है जिसके अंदर पूरे बायोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन आए थे, समझ रहे हो? फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपीयर्स। क्लियर है? और वो क्या थे? तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, उन्हें कहा जाता है फ्लेम सेल्स, क्लियर है, या फिर सोलेनोसाइट्स, या फिर उन्हें कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। इसी एक स्ट्रक्चर के लिए यूज होने वाले टर्म्स हैं ये, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, अगर तुम लोगों से पूछे कि फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपीयर इन विच ऑर्गेनिज्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस। क्लियर है? वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, समझ गए? ये है एस्केहेल्मिन्थेस में क्या हुआ, तो इस फाइलम में भाई यही ऑर्गन्स थोड़े से डेवलप होकर के आगे, किस तरह ये ऑर्गन्स डेवलप होकर के आए, तो इन ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट हुई कि ये हो गए एच जैसे, इंग्लिश का एच होता है ना, उस जैसी शेप वाले हो गए, ठीक है, एच शेप्ड। और इन्हें क्या कहा हम लोगों ने? एच शेप्ड क्या हो गए ये? एच शेप्ड रेनेट सेल, एच शेप्ड रेनेट सेल्स। और इन्हें कहा जाता है, अगर दूसरा नाम लूं तो सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स। तो ये भी सोलेनोसाइट्स हैं, एच शेप्ड रेनेट सेल्स भी सोलेनोसाइट्स हैं, फ्लेम सेल्स की तरह। चलो एस्केहेल्मिन्थेस भी हुआ। अब बात करते हैं एनिलिडा की। तो एनिलिडा फाइलम में सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन आए थे नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया डेवलप हो गई थी इनके पास, ठीक है। नेफ्रीडिया बोलते हैं प्रिमिटिव किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स को, किडनी जैसे स्ट्रक्चर जो बहुत पहले डेवलप हुई थी, समझ रहे हो? क्लियर है? जहां से किडनी की शुरुआत हुई, ये है नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। ये क्या है? किडनी के स्टार्टिंग स्टेजेस हैं। क्लियर है? चलो एनिलिडा हुआ। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा पे। तो भाई आर्थ्रोपोडा हमारे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, यानी इसके पास सबसे ज्यादा स्पीसीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है तो किसी फाइलम में, वो आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, समझ रहे हो? चलो आर्थ्रोपोडा में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज होता है, तो भाई ऑर्गन्स भी अलग अलग टाइप के यूज होंगे। यहाँ 3 अलग अलग तरह के ऑर्गन्स यूज होते हैं। कौन कौन से? तो देखो सबसे पहला ऑर्गन है मेलफिजियन, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। पहला स्ट्रक्चर है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं भाई इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अंदर होता है ये। क्लियर है? और इसमें सबसे प्यारा एग्जांपल है हमारा लाडेसर कॉकरोच, कॉकरोच। क्लियर है? समझो, क्योंकि एक तरह का इंसेक्ट ही तो है, गधो। चलो अब बात करें सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर यहां है एंटिनरी, या फिर इसे कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, एंटिनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड, ये स्ट्रक्चर है। ये किसके अंदर मिलता है भाई? आर्थ्रोपोडा के कौन से ग्रुप में मिलता है एंटिनरी ग्रीन ग्लैंड? तो एंटिनरी ग्रीन ग्लैंड आर्थ्रोपोडा के एक क्लास है, एक कैटेगरी है क्रूस्टेशियंस, जिसमें आते हैं झींगे, प्रोन, उनके अंदर मिलती है। तो ये है क्रूस्टेशिया में।
क्रुस्टेशिया, प्रोन। अब स्पेलिंग ध्यान से लिखना, गलती करते हो तुम, ठीक है। क्रुस्टेशिया प्रोन में मिलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर यहां है कोक्सल ग्लैंड। कोक्सल ग्लैंड क्लियर है। कोक्सल ग्लैंड किन में होता है? तो कोक्सल ग्लैंड भाई बाकी बचे हुए ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के जैसे स्कॉर्पियन है, क्लियर है, बिच्छू, और स्पाइडर है, स्पाइडरमैन, इनके अंदर होते हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। अगर बात करें मोलुस्का की, तो मोलुस्का में भाई जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े ही नहीं। क्यों, ऐसा क्या है? तो भाई वो इतने इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और हम लोगों ने उन्हें सम्मान दे दिया, अपना मतलब सम्मान दे दिया, ठीक है। और उन साइंटिस्ट का नाम है, एक तो काबर है, नाम ही ऐसा, हम लोग क्या करें, और एक बोजानस है, मतलब बोजेनस, काबर एंड बोजानस के अंग, काबर एंड बोजेनस ऑर्गन। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसके? मोलुस्का के। अब बात करें एकाइनोडर्मेटा की, तो भाई एकाइनोडर्मेटा सबसे लिचड़ फाइलम है, इससे ज्यादा लिचड़ मैंने एनिमल किंगडम में कोई नहीं देखा। इतने घटिया लेवल के हैं, सारे डेवलपमेंट करते हैं, ऐसी डेवलपमेंट जिससे हमें नया कुछ ना कुछ बेनिफिशियल मिले। हम लोग कतई इतने से थे, इतने से इतने बड़े डेवलप हुए हैं, समझ रहे हो। ये इतने लिचड़ हैं, इतने लिचड़ हैं कि अपनी डेवलपमेंट ही उल्टी कर ली गधों ने, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कर ली, समझ रहे हो। यानी इनका लार्वा तो ज्यादा डेवलप्ड होता है और इनका अडल्ट लेस डेवलप्ड होता है। तो इनके अडल्ट में वो सारे कैरेक्टर्स होंगे जो स्टार्टिंग वाले एनिमल्स में मिलते हैं, यानी प्रोटोजोन्स पोरिफेरेंस में मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होंगे, समझ रहे हो। तो देखो एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एकाइनोडर्मेटा के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं भाई, इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ही नहीं, शरीर के अंदर एब्सेंट है, डिलीट किए बैठा है, समझ रहे हो। तो फिर ये भाई एक्सक्रीशन कैसे करता है? तो ये एक्सक्रीशन करता है बाय जनरल बॉडी सरफेस, जैसे इसके भाईले करते हैं ये पहले वाले, बाय जनरल बॉडी सरफेस, क्लियर है, समझ गए इस तरह से। अब लास्ट है भाई हेमिकोडाटा। तो हेमिकोडाटा में क्या होता है? हेमिकोडाटा ऐसा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिजम्स, दो ही एग्जांपल है, बेलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस मेन है, एनसीईआरटी में फोटो दे रखी है पूरी, देख लियो, दीदार कर लियो इसके। और उनके बॉडी में पार्ट होते हैं 3, समझ रहे हो, हेड, प्रोबोसिस और टेल वाला रीजन। तो प्रोबोसिस जो पार्ट है, जो इनका ट्रंक वाला रीजन होता है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है और वही स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो हम लोग उसे कहते हैं, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड। अजीब सा नाम है, अलग अलग फीलिंग आ रही है, प्रोबोसिस ग्लैंड, समझ रहे हो, ये है। तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, समझ रहे हो। प्रोटोजोआ से लेकर के हेमिकोडाटा तक डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, ठीक है, हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, जल्दी निपटाओ इसे। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। हो गया, चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भाई हम लोगों ने पोरीफेरा से लेकर के, सॉरी प्रोटोजोआ से लेकर के, सबसे प्रिमिटिव फाइलम से लेकर के सबसे लास्ट तक डिस्कस कर डाले, निपटा डाले, यानी हेमिकोडाटा तक। सिर्फ एक छोड़ दिया,
जो कतई ऊंट पे खड़ा है, मतलब कोने वाला, यानी सबसे मोस्ट डेवलप्ड, जिसमें सबसे घटिया जानवर आते हैं, यानी हमारा फाइलम है। अब तो पहचान ही गए होगे कोर्डेटा। कोर्डेटा में क्या होता है, उसको क्यों छोड़ा? जगह नहीं थी इसलिए छोड़ दिया, ना तो मैं निपटा देता, यहाँ इतना भी वो नहीं है। चलो अब बात करते हैं कोर्डेटा की। तो कोर्डेटा फाइलम में क्या होता है? कोर्डेटा फाइलम जो है, इसको हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिफाइन करने के लिए 3 ग्रुप्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। और 3 ग्रुप्स में डिफाइन कैसे करेंगे? पहला ग्रुप है यहाँ कोर्डेटा का यूरोकोर्डेटा, जिसे टूनिकाटा एक्रेनियाटा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप है सेफालोकोर्डेटा, सेफालोकोर्डेटा, क्लियर है। और तीसरा ग्रुप है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, क्लियर है। चलो, तो यूरोकोर्डेटा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? एग्जाम्पल है इसका थोड़ा सा स्पेशल है, इसका एग्जाम्पल है अडमानिया, मतलब नाम ही ऐसा है बेचारे का। अब मैं नाम खराब नहीं कर रहा हूं इसका, कहीं इसके पेरेंट्स की तरह कंप्लेंट करो कि सर नाम खराब कर दिया, नाम ही अडमानियो है, मैं एक रहा, समझ रहे हो? तो अडमानिया ये इसका एग्जाम्पल है, क्लियर है। और इस ऑर्गेनिजम्स में, यूरोकोर्डेटा में, हर्डमानिया में किस तरह का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलता है? तो यहां भी ग्लैंडुलर पार्ट है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है, वो है न्यूरल, या फिर उसे कहा जाता है पाइलोरिक, न्यूरल या पाइलोरिक ग्लैंड, क्लियर है। न्यूरल ग्लैंड बोल दो या पाइलोरिक ग्लैंड बोल दो, ये इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। सेफालोकोर्डेटा कैसा फाइलम है? ये ऐसा फाइलम है जिसमें एग्जांपल आता है एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस इसका एग्जांपल है। एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस में किस तरह का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलता है? तो भाई ये थोड़ा सा अपने बुढ़ड़ों से रिलेट करता है, अपने मतलब बहुत स्टार्टिंग जहां से हमारी हुई, हमारे पूर्वजों से, ये अपने बुढ़ड़ों से इतना रिलेट करता है कि जो फर्स्ट टाइप एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था ना, वे पहला टाइप कौन सा था एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का जो डेवलप हुआ? सबसे पहले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन से थे? अभी अभी निपटाए हैं, सुअरो फाइलम था प्लेटिहेल्मिन्थीज, स्ट्रक्चर थे फ्लेम सेल्स, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनोसाइट्स वही होते हैं इनके अंदर। इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैम सेल्स, फ्लैम सेल्स, क्लियर है। ये थोड़े से स्पेशल हैं क्योंकि यहाँ इतनी आगे आकर के भी हैं। अब वर्टिब्रेटा, तो भाई अब थोड़ी सुकून की सांस ले लो, इसमें सबके पास किडनी है, क्लियर है, इसमें सबके पास किडनी है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, क्लियर है। चलो, और किडनी का प्रेजेंट होना वर्टिब्रेट्स के स्पेशल फीचर्स में आता है। अगर मैं बात करूं ना कि मुझे बताना है कि कोई ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट है, ठीक है, मुझे क्या बताना है कि कोई ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट है, और वर्टिब्रेट के स्पेशल फीचर बताने हैं। कोई पूछे भाई तुम लोग वर्टिब्रेट हो, तुम्हारे स्पेशल फीचर क्या हैं, ठीक है, तो वो हम लोग क्या क्या बताएंगे। देखो वर्टिब्रेटा के स्पेशल फीचर्स में क्या कुछ आता है, स्पेशल कैरेक्टर्स, इसके स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है, जैसे सबसे पहला वर्टिब्रेटा कब कहेंगे, यानी वर्टिब्रेट सब क्लास सब डिवीजन कब कहेंगे? जब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं उनके पास क्या हो? वर्टिब्रल कॉलम हो, है ना। जब उनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो, तो पहला फीचर तो है कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, क्लियर है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, पहला फीचर है, ठीक है। दूसरा कि भाई वर्टिब्रेटा कब कहेंगे? जब उनके अंदर किडनी होगी। तीसरा वर्टिब्रेटा कब कहेंगे? जब उनके अंदर आरबीसी होगी। और चौथा वर्टिब्रेटा कब कहेंगे? बे कब कहेंगे बे?
जब उनके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज होंगी। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फीचर्स हैं जो कि एक वर्टिब्रेटा या एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं। कोई भी वर्टिब्रेट हो, ये फीचर्स तो उसके अंदर होना लाजमी है, तो उनमें से एक किडनी है। ठीक है, समझ गए? चलो, ये बात है कोर्डेटा की। निपटाओ, अभी निपटाओ, हो गया? चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भाई किडनी है, ठीक है, सबसे मोस्ट डेवलप्ड स्ट्रक्चर है किडनी। ठीक है, सबसे लास्ट में अपीयर हुआ है किडनी, और वर्टिब्रेट्स के अंदर है किडनी। चलो, किडनी क्या होती है, यही बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किडनी क्या है, कितने टाइप की है, कैसी होती है। क्लियर है? वर्टिब्रेट्स में बताया ना हम लोगों ने किडनी है। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है? वर्टिब्रेट्स में आते हैं फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। क्लियर है? मछलियां, उभयचर, सरीसृप, ठीक है, पक्षी और स्तनधारी। समझ गए? चलो, ये अब बात करते हैं कि भाई इन वर्टिब्रेट्स में जो किडनी है वो कितने तरह की होती है। किडनी जो है, अगर अपन बात करें कितनी तरह की है, क्लियर है? किडनी मेनली 3 टाइप की बताई जाती है। ठीक है, किडनी 3 टाइप की बताई जाती है। कौन कौन सी? तो पहली इसे बोलते हैं, ये एंटीरियर किडनी है। क्लियर है? दूसरी इसे बोलते हैं ये मिडल किडनी है। तीसरी इसे बोलते हैं ये पोस्टीरियर किडनी है। क्लियर है? ये जस्ट टर्म्स यूज की गई है। एक्चुअल टर्म्स क्या हैं जो हम लोग बताते हैं? भाई एंटीरियर किडनी कौन सी होगी? एंटीरियर किडनी वो होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है। क्लियर है? मिडिल किडनी यानी ये वो किडनी होती है जो कैसी है? मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी है। और पोस्टीरियर है मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। क्लियर है? प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, 3 तरह की किडनी है। अब देखो, प्रोटो, मीजो और मेटा, डिफरेंस क्या है बे? तो भाई हम बात करते हैं किडनी कैसे बनी है, किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो होती है नेफ्रॉन। अब गली का गंडक भी जानता है, तुम लोग नहीं जानते, गए गुजरे उससे भी। चलो, तो नेफ्रॉन है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब शुक्र मनाओ। ये किडनी नेफ्रॉन के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स की बताई गई है। प्रोटोनेफ्रिक पहले का नेफ्रॉन, मीजोनेफ्रिक बीच में डेवलप होता हो नेफ्रॉन, मेटानेफ्रिक कतई मोस्ट एडवांस नेफ्रॉन है। ठीक है, यानी प्रोटोनेफ्रिक किडनी कैसी होगी? सिंपलेस्ट किडनी होगी, सिंपलेस्ट किडनी। क्लियर है? सिंपलेस्ट का मतलब क्या है कि भाई नेफ्रॉन के जो जो पार्ट होंगे ना, उनमें से कोई सा भी यहाँ नहीं होगा। कहते ही नाम नाम की किडनी है कुछ नहीं। जैसे बोमन कैप्सूल होता है बीसी, वो भी नहीं है। जैसे एक पार्ट होता है पीसीटी, वो भी नहीं है। एक पार्ट होता है डीसीटी, वो भी नहीं है। एक पार्ट होता है एनले लूप, वो भी नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नाम नाम किडनी है। ठीक है, नाम नाम सेंस है कुछ नहीं। चलो, ये है, ये सारे पार्ट नहीं होते भाई। फिर ऐसी किडनी लेकर के कौन बैठा है इसके अंदर, ऐसी इतनी खतरनाक वाली किडनी? तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आता है हमारी इस वर्टिब्रेटा सब डिवीजन का पहला ग्रुप साइक्लोस्टोमेटा। इसके पास तो वो बात है, नाम की किडनी है, बाकी कुछ नहीं है, मर जाना चाहिए इससे तो फिर। और एग्जाम्पल आता है टेडपोल लार्वा, फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा होता है। क्लियर है?
चलो ये एग्जांपल है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेसोनेफ्रिक। मेसोनेफ्रिक किडनी थोड़ी सी डेवलप्ड होगी। तो इस किडनी में क्या हुआ कि भाई बाकी सारे पार्ट्स की तो नहीं कह सकते, बाकी सारे पार्ट तो नहीं आए, बट ये BC आ गया, ठीक है, मतलब बोमन कैप्सूल आ गया। अब फीलिंग पे जाओ, BC प्रेजेंट है, बाकी हेनले लूप, PCT, DCT, ये सारे के सारे पार्ट एब्सेंट हैं, है ही नहीं, ठीक है। फिर ऐसी किडनी कौन सिर्फ BC लेकर के बैठा है, ऐसी किडनी किसके पास है? तो इसके एग्जाम्पल आते हैं फिशेज जो बच गए, ठीक है, और एम्फीबिया, टेडपोल लार्वा को छोड़ करके एम्फीबिया, ठीक है, ये सारे क्लियर। अब बात करते हैं मेटानेफ्रिक। भाई ये एडवांस्ड किडनी थी, इस किडनी में एडवांसमेंट आई। कैसी एडवांसमेंट आई? लिखो पहले तो, एडवांस है, एडवांस्ड किडनी है, क्लियर है। कितनी एडवांस्ड है कि भाई इसके अंदर बोमन कैप्सूल BC भी आ गया, PCT भी आ गया, DCT भी आ गया, हेनले लूप भी आ गया, सब आ गया, कुछ नहीं छोड़ रहे, सारे बटोर लिए इससे, ठीक है। मतलब पूरी किडनी है, कंप्लीट किडनी जो होती है, समझ रहे हो, ये है, क्लियर है। और इसके अंदर हेनले लूप है ना, तो थोड़ा सा स्पेशल फीचर भी आता है कि भाई इस किडनी में हेनले लूप के कारण वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी आ गया, वाटर वेस्ट नहीं होता अब, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रेजेंट हो गया, किस वजह से? हेनले लूप के कारण, ठीक है। रीजन कौन है? हेनले लूप, समझ गए, हेनले लूप रीजन है इस वजह से। चलो ये हुई बात, ठीक है, समझ रहे हो ये। और ये होती किसमें? अगर एग्जांपल की बात करें तो मेटानेफ्रिक किडनी के एग्जांपल हैं। अब यहाँ वर्टिब्रेट्स में फिश, एम्फीबिया निपट गए, बाकी बच गए सारे, यानी रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, क्लियर है, यानी राम मेरे राम, ठीक है, रेप्टाइल, एव्स और मैमल, शॉर्ट में राम लिखते हैं हम इन्हें, कहीं भी देखा मिले तो उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम की बात कर रहे हैं, उनकी अंदर मेटानेफ्रिक किडनी थी, अबे ना, ये हम रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह की किडनी, ये इनके फीचर, और ये इसका स्पेशल फीचर, हेनले लूप प्रेजेंट होने के कारण वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, समझ रहे हो, वाटर लॉस नहीं होता, ये सब कुछ है, क्लियर है। ये किडनी के टाइप्स हैं, निपटाओ इसे, हो गया। चलो बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मिलते हैं कल।